अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। मरियम नवाज साहिबा आज इस्लामाबाद में अदालती पेशी के बाद बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि अब वो लम्हा आ गया है कि जहां कौमी मसालियत जो है उसकी ज़रूरत है। इससे पहले मियाँ शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि ना मुफाहमत और ना ही मुज़ाहमत बल्कि शफाफ इंतखाबात। और अगर इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि मुज़ाहमत में से ही मुफाहमत का रास्ता निकलता है। लेकिन अब ये तमाम चीज़ें जो हैं ये यक जुम्बश कलम जो हैं ये मुस्तरद हो गई हैं और अब कौमी मसालियत की बात हो रही है। नून लीग को शायद समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने बयानिया जो है वो क्या इख्तियार करना है। और ज़ाहिर है कि आज भी सीनियर लीडरशिप का एक इजलास था और उसके अंदर ये बात हुई कि शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हों, मरियम नवाज साहिबा के साथ फ्रंट फुट पर जाएं। हालात जो हैं वो इसी चीज़ के मुतकाज़ी हैं और ज़ाहिर है कि अगर इंतखाबात में जाना है तो फिर पार्टी का रिवाइवल जो है वो इसी सूरत हाल से वाबस्ता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो सिंध के दौरे पर हैं और ज़ाहिर है कि वो हुकूमत को जो है वो ललकार रहे हैं और वो ये बात कह चुके हैं कि इंतखाबात की जो है वो तैयारी करें। अब इन हालात के अंदर ज़ाहिर है कि हुकूमत जो है वो आज उसके एक वफाकी वज़ीर और एक मुशीर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने ये बात कही कि अपोजिशन जो है वो अगर धांधली की बात करती है तो हम माजी की अगर मसाले देखें और जो सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर फ़ैसला है उसको वो लेकर आए हुए थे बाबर अवान साहब, अगर उसको देखें तो उसके अंदर बड़े वाज़े तौर पर उस साइंसी धांधली का ज़िक्र है जो 2015 के इंतखाबात जो हैं वो उसके अंदर भी हुई और फिर 2018 के इंतखाबात जो हैं उसके हवाले से भी बात जो है की जाती है। लेकिन जब हम ये बात कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तरफ जाएं तो उसको तस्लीम नहीं किया जाता है। उन्होंने ये कही कि जब इमरान खान कह रहे थे कि 3 हलके खोलो तो उस वक़्त ये था कि 4 प्रिंटिंग प्रेस जो है वो मंजूर करवाए गए थे और फिर खामोशी के साथ एक 5वां प्रिंटिंग प्रेस ऐड हो गया। राउंड अप करने का फार्मूला जो है वो पंजाब ने अपनाया नहीं और नवाज शरीफ साहब किसको कह रहे थे कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए जबकि वोटर्स तो घर जा चुके थे। और फिर यही सारे मामले को लेकर जो उन्होंने कहा कि फॉर्म 15 जो था उसमें 35% केसेस में वो था ही नहीं और ज़ाहिर है कि थैले खुले हुए थे। तो अगर यही सूरत हाल दरपेश रहनी है तो यही वजह है कि हम ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो है वो इस्तेमाल हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक़ दिया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और इसके लिए हम हर कीमत पर कानून साजी करेंगे। इसके लिए चाहे हमें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जाना पड़े, जो भी करना पड़े, इन सूरत हाल को जो है आइंदा इंतखाबात जो हैं वो इसमें इसी कानून के तहत होंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होगा। डर वो रहे हैं, ख़ाइफ वो हैं और इस पर बात करने के लिए वो तैयार नहीं है जो धांधली करना जानते हैं, धांधली में तजुर्बा रखते हैं, करते आए हैं। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निहाल हाशमी साहब, मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कादर मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। निहाल हाशमी साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू करना चाह रहा हूँ। आप मुफाहमत से बल्कि मुज़ाहमत से मुफाहमत और मुज़ाहमत दोनों मुस्तरद और आप कौमी मसालियत की बात कर रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को निकाल के बाकी सारी पार्टियों को इकट्ठा हो जाना चाहिए और गौर करना चाहिए कि मुल्क जो है उसको कैसे आगे लेकर जाना है। क्या कोई बयानिया जो है तरतीब देने में मुश्किल पेश आ रही है? क्या मसला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बयानिया तो बहुत दो टोक है, क्लियर है, क्रिस्टल है कि हम मुफाहमत करते हैं पाकिस्तान के अवाम के साथ, मुफाहमत करते हैं जमहूर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, पार्लियामेंट के साथ और हमारी मुज़ाहमत है हर उस ताकत के साथ जो आइन और कानून से मारवा कोई काम करना चाहती है और हर उस चीज़ के साथ जो
जमहूर को सबोटाज करना चाहती है। मसलन पीटीआई पार्लियामेंट को तो इस्तेमाल ही नहीं करती है, पीटीआई वैसे भी सिलेक्टेड है। पीटीआई को आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने डे फर्स्ट अपने इलेक्शन में पार्लियामेंट में कहा था आए आके बात करें, मगर पीटीआई जो है पॉलिटिकल पार्टी नहीं, गाली गलौज पार्टी है। तो इनको एक गाली गलौज के लिए रखा है कि पॉलिटिकल लोगों को आप गाली गलौज करें, उनको आर्म ट्विस्टिंग करें, उनको जेलों में डालें, उनको एफआईए के ज़रिए ठीक करें, नैब के उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाएं। तो उनके अलावा यकीनन हम सब पाकिस्तानी हैं, जितने भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल फोर्सेज हैं, उन सबको मिल के बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान हम सबका साझा है, मुश्तरका है। और इनसे इसलिए बात नहीं करना कि 3 साल में जो इन्होंने इस मुल्क का हशर नशर किया है, तो आपको पता है एक ड्रॉप भी अगर गंदा पानी किसी शफाफ पानी में मिल जाए तो वो पूरे पानी को नापाक कर देता है। मैं आता हूँ जी, मुफाहमत तो बड़ी दूर की बात भी नहीं करेंगे हम। ठीक है। अब फिरदौस शमीम नकवी साहब, आज मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि इन्होंने इतनी बर्बादी कर दी है, मुल्क का इतना ख़राबी कर दी है कि इनसे तो बात नहीं हो सकती। बाकी जो पार्टियां हैं वो एक कौमी मुसालियत के तरीक़ाकार को अपनाएं और सोचें कि जिस गर्दाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क को फंसा दिया है, उसमें से उसको निकाला कैसे जा सकता है। ये कितने अरसे से वो कह रही है? मेरे ख्याल से जब से पीटीआई की हुकूमत बनी है उस वक्त से कह रही है। पहले मिलियन मार्च करवाई मौलाना से, फिर आज़ादी मार्च कराई, और अब पीटीएम का तीसरा फेज शुरू हो गया। ये हमें हटा क्यों नहीं सक रहे? अगर हम इतने बुरे हैं और हमने इतने बुरे काम किए हैं कि अवाम को समझ में ही नहीं आता। अवाम को समझ में आता है मेरे भाई। अवाम देखती है कि कोविड का जो हल इमरान खान ने दिया, सारी दुनिया ने सराहा, और दुनिया का तीसरा सबसे बेहतरीन मुल्क करार दिया गया जिसने कोविड को डूल किया, और वो किसी पाकिस्तानी जरीदे का नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। ठीक है। अगर आगे चलते माहौलियात ज़बरदस्त काम किया, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पैकेज, इससे पहले सारी दुनिया मुतारिफ हो चुकी है कि हाँ, इससे बेहतर गरीबों को घर बनाने का मौका पाकिस्तान में कभी नहीं मिला। अगर मिला है, जिन्हें रोटी कपड़ा मकान का वादा किया वो बता दे कि कब 3% के ऊपर गरीबों को 90% रकम मिल जाएगी। बता देना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को दे देनी चाहिए थी, उसके बाद बेनज़ीर उनकी बेटी आई उनको दे देनी चाहिए, उसके बाद उनके दामाद आए आसिफ अली जरदारी साहब, उनको ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की याद में इसके ऐसे काम करने चाहिए थे कि हर गरीब घर बना सके। फिर आगे चलिए, आपके जितने बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उन्होंने पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजनी ज़्यादा शुरू कर दी। क्यों भाई? आपके उन्होंने सिर्फ रेमिटेंसेस नहीं, उन्होंने इस वक्त तो $3 बिलियन के करीब पहुंच रहा है, उन्होंने अपने पैसे भी रखवाने शुरू कर दिए, और इंशाल्लाह इसमें भी और इजाफा होगा। आपकी एक्सपोर्ट्स जो पीपल्स पार्टी के दौर के बाद मुस्लिम लीग के दौर में बिल्कुल जीरो ग्रोथ थी, डिस्पाइट डिवैल्यूएशन। हमने इस साल जो है पाकिस्तान की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की। मैं इस पे आता हूँ शमीम नकवी साहब के बाद, नहीं शमीम नकवी साहब, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि, लेकिन मैं ठीक है, मैं पहले आपसे यही सवाल पूछ लेता हूँ। शमीम फिरदौस साहब, आपने कहा कि बरामदात आपने बढ़ाई हैं। 2 चीज़ें बड़ी अहमियत की हामिल हैं, एक तरसीज़ात ज़र और एक बरामदात। गुजारिश ये है कि हमने 45% डिवैल्यूएशन की है और 15% बरामदात बढ़ी हैं, और वो भी वक्ती। अच्छा चलिए, मेरे ख्याल से नदीम साहब, ज़रा आप अपनी चीज़ें कितने बेचते हैं? डॉलर में बेचते हैं, रुपयों में बेचते हैं? अब आप लगा लीजिए, डॉलर में बढ़ गई तो रुपए में कितनी बढ़ी? डॉलर में 19% बढ़ गई, और रुपए में जरा लगा लीजिए, रुपया जो है 47% डिवैल्यू हुआ था। 19 + 47 कितनी % ग्रोथ हुई इन रुपी टर्म्स? 63%। अब ये फिरदौस साहब बहस ज़रा लंबी हो जाएगी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है, मैं वापस आता हूँ। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। कादर मंदोखेल साहब,
फिरदौस साहब ने कुछ चीज़ें गिनवाई और वो बात ठीक कर रहे हैं कि अब आप उनको आप कहते रहे 30 दिसंबर को हुकूमत चली जाएगी, अब हम गिराते हैं, अब दिन पूरे हो गए हैं, अब भी बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो हुकूमत को ललकार रहे हैं, उसके जाने की बातें कर रहे हैं और इस तरह उनकी मुहिम चल रही है कि जैसे अगला साल जो है वो इंतखाबी साल है। लेकिन फिरदौस साहब का ये सवाल तो बनता है, अब हटा तो नहीं पाए हैं ना, सिर्फ बातें ही हैं, तारीखें दी गुजर गई। फिरदौस साहब को, इनकी पार्टी को हम नहीं उठाएंगे बल्कि पाकिस्तान की आवाम उसको उठाएंगे। और 2-3 चीजें जो उन्होंने की है मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। उन्होंने कोरोना की बात की है कि WHO ने इसकी तारीफ की है। तो सबसे पहले आप भी टीवी चैनल वाले गवाह है और जो देखने वाला है उनको भी ये पता है कि जब सिंध हुकूमत ने बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ अली जरदारी साहब की क़यादत में जब कोरोना के हवाले से उन्होंने शुरू कर दिए, जो हवाले से जो इक़दाम शुरू किए, तो WHO ने हमारे वज़ीर आला सिंध की तारीफ की है। और उस वक्त इमरान नियाज़ी साहब फरमाते थे कि ये एक मामूली सा जुकाम है, कुछ नहीं है। आपको याद हो, ये कोई जुटला नहीं रही, आपकी मीडिया गवाह है, ठीक है। और उसके बाद बराखिर वफाकी हुकूमत ने भी उसी सिंध हुकूमत के नक्श कदम पे चल पड़े और WHO ने इनकी भी तारीफ की। यहाँ तक तो मैं उससे मुतफिक हूँ। दूसरी बात उन्होंने की है कि हमने बात की हाउसिंग की, सुन ले। अब दूसरी बात उन्होंने किया, हमने हाउसिंग का स्कीम लाया। हाउसिंग का स्कीम क्या लाना था, बजाय ये कि देखो हाउसिंग में मैं छोटा मोटा सिविल इंजीनियर भी हूँ वकालत के साथ साथ। हाउसिंग इंडस्ट्री में मेन 2 चीजें, सीमेंट और सरिया। आज आपको पता है सरिया कितना टन चल रहा है? 1,68,000 रुपए इस वक्त चल रहे हैं। और जबकि आप पीपल्स पार्टी के दौर को छोड़िए, नवाज शरीफ साहब के दौर को भी ले लिए तो वो भी आधे से कम थे। नंबर 2, दूसरी बात उन्होंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान। यकीनन मुझे फख्र से कहना पड़ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने ही कार दी है पाकिस्तान में। ये तमाम गवाह है। और पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में, आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में 150% तनख्वाहें बढ़ाई गई है। ये भी पूरा पाकिस्तान गवाह है। और जबकि महंगाई कादर मंदोखेल साहब, ये चीज़ें तो हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि इस वक्त डेवलपमेंट जिस तरह हो रही है ना, अगर उस तरफ हम रखें, मेरा आपसे सवाल ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो बात की है कौमी मसालियत की, माजी में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने जितनी मरतबा हाथ मिलाया उतनी मरतबा जो है बड़े बुरे तरीके से इन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़ा। अब कोई इम्कान है? देखिए, आपका लड़वाने का बड़ा अच्छा प्लान है। मैं उस तरफ भी आता हूँ, लड़ने का भी मैं पोजीशन में हूँ, उस तरफ आऊंगा। नहीं, मैं लड़वाना नहीं चाहता, मैं तो एक सवाल पूछ रहा हूँ। जो आज मरियम साहिबा ने कौमी मसालियत की बात की है, आपके सवाल से पहले जो ये मेरे मोहतरम नकवी साहब ने ये झूठ के जो पलंदा आपके सामने पेश किया, तो उसका जवाब तो देना है मुझे। ठीक है। दूसरी बात आप आई है इसकी, उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान की बात की। सब ज्यादा नौकरियां आज भी पूरा पाकिस्तान गवाह की देखने वाले पीपल्स पार्टी ने दी और तनख्वाहें बढ़ाई पीपल्स पार्टी ने। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने अगर मैं 1 रुपए लूं IMF से तो मैं खुदकशी पर तरजीह दूंगा। ये उनकी इमरान नियाज़ी से फरमाया, आप सब मीडिया ने देखा। आज आपको पता है कितना कर्ज 3 साल में ले चुका है? 17,950 अरब रुपए। 17,000, यानी आप लिमिट तो देख ले, 2-4 हज़ार नहीं, 17,000। फिर उसके बाद जो नकवी साहब फरमाते हैं हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। अब इनका एक्सपोर्ट है 20 से 30 अरब, जबकि इनका इंपोर्ट 50 अरब रुपए से ज्यादा है। आज की बता रहा हूँ, ये मैं पिछली हुकूमतों से नहीं गिनवा रहा हूँ, इनकी अपनी बता रहा हूँ। फिर उसके साथ साथ जो आप जो सवाल कर रहे हो उस हवाले से ये कारकर्दगी है इसके ऊपर, ये हुकूमत का आप देख रहे हैं आवाम का खून। ये क्या करे, ये शेख चली की इनकी बातें, रेमिटेंस आ गई। भाई रेमिटेंस आ गया है। जो पाकिस्तान में बाहर लोग बैठे हुए कोरोना के दिनों में, जहां एयरलाइन की जो टिकट थी, आप कादिर मंदोखेल साहब, अगर ये जवाब आ गया, ये सब चीजें पता है लोगों को। आपका सवाल की तरफ आ रहा हूँ, आपके सवाल की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, हमने यकीनन PDM का जो मंशूर था या PDM का जो प्लान था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का था। और फिर PDM के प्लेटफॉर्म में बदकिस्मती से जहां नून लीग ने पंजाब में आपस में सेनेट की सीटें बांट दिए 5-5 और एक कमीशन के तौर पे 10 सीटों वाली जमात मुस्लिम लीग काफ को दे दी है। और फिर उसके बाद मेरे सीट पे जहां शाहिद खाकान अब्बासी साहब जोर लगा रहा था कि अपना कैंडिडेट विड्रॉ करे, और फिर साथ साथ शौकास बेच दी है। शौकास किसी मुलाजिम को दिया जाता है। मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ, बार बार मुझे कहना पड़ता है। नहीं, ये तफसील आ गई है, मुझे जरा इसका क्लियर जवाब दे दें आप। जवाब आप क्लियर।
अब आप मुझे बता दें कि पीपल्स पार्टी तो अपनी गाड़ी अपने तौर पर चला रही है, पीडीएम ने तो धोखा दे दिया है, क्योंकि पीडीएम ने कहा कि हम जलसे जुलूस करेंगे, फिर जाके धरना देंगे और फिर आखिरी ऑप्शन हम इस्तीफे देंगे, और पीपल्स पार्टी से पहले इस्तीफे के मुतालबात की लंबी दास्तान है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। अब आप आइए शहबाज शरीफ से आपकी तरफ पीडीएम का पहला जलसा जो कि वफाकी हुकूमत करता होता किधर है, कराची में, यानी सिंध हुकूमत के खिलाफ। फिर उसमें एक दिन में 2 स्टेटमेंट आ गए शहबाज शरीफ साहब के। एक, उन्होंने ये कहा कि हम कौमी हुकूमत की तरफ सोचा जा सकता है, वो ऑप्शन दे दिए, और अगले दिन फिर उसने एक और ऑप्शन दे दिए, अगले दिन उसने ये दे दिया कि मुफाहमत की तरफ, और फिर वही पार्टी पे। मैं कादर मंदोखेल साहब आता हूँ, जरा लंबा हो गया मुझे, मैं आता हूँ इसमें। निहाल हाशमी साहब, कादर मंदोखेल साहब ने तो स्ट्रेट जवाब नहीं दिया, आप शायद मुझे सीधा जवाब दे दें कि मरीम नवाज साहबा कौमी मुसालियत की बात कर रही हैं, किस कौमी मुसालियत की? अगर आप अपनी तारीख़ पर नज़र डाल लें, पार्टियां तो 2 ही बड़ी हैं, तीसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आप आई है, तो अगर आप उसको निकाल रहे हैं, और ये 2 पार्टियां जो हैं ये तो कभी भी सियासी हलीफ नहीं रही हैं, आपका इत्तेहाद तो हमेशा मसनूई होता रहा है, तो आप कैसे कौमी मुसालियत कर सकते हैं? नदीम साहब, एक बात तो ये बताइए कि आपके प्रोग्राम में सलाम करने की इजाज़त है? क्योंकि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना फ़र्ज़ है। तो मैं कादिर साहब को सलाम करना चाहता हूँ, आप नाराज़ तो नहीं होंगे? नहीं, ठीक है, आगे चलें। तो दूसरा जो आपका जवाब है वो जी मैं, क्योंकि आजकल ये चल रहा है शोशा कि यहाँ इस मुल्क में सुन्नत और फ़र्ज़ पे भी पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि देखिए, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग नस्बुलैन, अलग मंशूर, अलग पार्टी है। हमारी पार्टी बिल्कुल अलग नस्बुलैन, अलग मंशूर के साथ है, मगर पाकिस्तान के आइन के सामने रखते हुए, आइन के तनाजुर में पाकिस्तान के जमहूरियत के जो मजबूती है उसको सामने रखते हुए, पार्लियामेंट की फ़ालियत को सामने रखते हुए, हर इदारे को अपने डोमेन में रखते हुए, मीडिया को आज़ाद करते हुए, महंगाई का ख़ात्मा करने के लिए एक हम जिस तरह से हमने COD बनाया था, इसी तरह से आज ज़रूरत है पाकिस्तान में एक और COD बनाया जाए जो कि मईशत पे हो, जो रूल ऑफ लॉ पे हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हो, जो हर किसी को उसके पैरामीटर में रखने की हो, जो रवादारी की हो, जो आइन शिकनी की ना हो, उसकी एक बहुत वसी चीज़ की ज़रूरत है। क्योंकि हमने अगर माजी से नहीं सीखा है तो हमें सीख लेना चाहिए। हमने बड़ी कुर्बानी दी सियासी लोगों ने। वज़ीर आज़म कभी गोली खाता है, कभी जला वतन किया जाता है, कभी फांसी चढ़ जाता है, और वज़रा और MNA सेनेटर की तो कोई गिनती नहीं है। एक कुर्बानियों की तवील दास्तान है। तो ये इसलिए हम नहीं दे रहे कि हमें इक़्तिदार मिल जाए, हम इसलिए दे रहे हैं कि आने वाला जो वक्त है और जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको एक मुनज़्ज़म मरबूत कल्चर दिया जाए, सियासत का, कॉन्स्टिट्यूशन का, जमहूर का, पार्लियामेंट के किरदार का, हर इदारे के अपने किरदार का। बात यह कोई इदारा अपना काम नहीं करता, हर कोई सियासत करता है, और जो सियासतदान है वो बेचारा नैबज़दा बना हुआ है और उसको गाली गलोच किया जाता है। तो हमें बैठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कायद-ए-आज़म क्या चाहते थे, पाकिस्तान कैसा चाहते थे, मुस्लिम लीग जिसने पाकिस्तान बनाया था उस वक्त अकाबरीन क्या चाहते थे, लियाकत अली खान क्या चाहते थे। निहाल हाशमी साहब, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। देखा था जी, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ रहा है। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी है, एक मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक। अब फिरदौस साहब कायद-ए-आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे, ये निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि COD बनना चाहिए, गौर किया जाना चाहिए। आज तक तो जब भी कोई इत्तेहाद बना है वो तितर बितर ही हुआ है और अपने अपने मफादात के तहत तकसीम हो गया है। आपको लगता है कि आपके लिए अपने अलावा अपोजिशन आपके लिए कोई बहरान पैदा कर सकती है, क्योंकि ये काम करने में आप ख़ुद काफ़ी माहिर हैं, और ये जो महंगाई की इस वक्त सूरत हाल है और बाकी जो सूरत हाल है, जब ये उसका दलील आनी शुरू हो जाए कि अगर इनकम बढ़ जाए तो महंगाई जो है उसके असरात कम हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ पे इनकम बढ़ी है या क्या हुआ है, तो आपको लगता है? देखिए नदी भाई, एक चीज़ बड़ी स्ट्रेट है, इस सवाल का आपका फाइनल जवाब तो इलेक्शन है और इलेक्शन के नताइज हैं, उससे पहले सब स्पेकुलेशन है।
जिस वक्त भी अवाम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग घटेगा, वो चाहे कोई भी पार्टी हुकूमत में होगी, अवाम उसके खिलाफ रिएक्ट करेगी। ये हकीकत तमाम सियासी जमातों को पता है। अगर ये सारी सियासी जमातें समझदार होती और ये समझती कि इतने ही ख़राब हैं, तो ये हमें 2 साल और ख़राबी पैदा करने दें कि 5 साल के बाद जब हम हो तो हमारा सफाया हो जाए। ये जितनी हमारे साथ मुखालफत करती है, हमें ये बहाना दे रही हैं कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे। एक दूसरी चीज़ है, इनके माजी भी देख लीजिए। गुलाम इसाक खान ने हटाया इन लोगों को, फारूक लगारी ने हटाया इनको मुशर्रफ ने हटाया, और ख़ुद जब इन्हीं ने एक दूसरे को हटाया तो इन दोनों ने अपने अपोजिशन वालों पे मुकदमे दायर किए, किसके? करप्शन के। यानी 3 न्यूट्रल लोगों ने जो सदर रह चुके पाकिस्तान के, उन्हीं ने सियासी जमातों और उनकी कायदीन के ऊपर, और ख़ुद सियासी जमातों ने एक दूसरे पे मुकदमे कायम किए 5। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई है, उसने इन दोनों पे मुकदमे कायम किए। अभी तक कोई मुकदमा वैसे नहीं आया, लेकिन हमने नैब को फ्री हैंड दिया और हम मुकदमे भी कायम करेंगे, FIA को भी इस्तेमाल करेंगे और नैब के पास भी केस भेजते रहेंगे। लेकिन इनको जवाब तो देना पड़ेगा कौम के पास कि एक साहब जो हैं, उनको जब वो खड़े होकर कहते हैं असेंबली में कि ये हैं वो सबूत और मनी ट्रेल, और जब अदालत आती है तो वही पुराना बहाना, कतरी खत। दूसरे साहब जो हैं वो कोटेक्ना को सजा स्विट्जरलैंड में हो जाती है, लेकिन जरदारी साहब अगर उस पैसे से सरे का महल खरीद ले तो कहते मेरा है नहीं, और जब वो बिकने को आए तो कहते मेरा है। और जब उनको वाजिद शमसुल हसन को बैठ के वो पूरे केस के कागजात गायब करा देते और एक वजीर आजम को खत नहीं लिखने देते। फिरदौस साहब, फिर मैंने चूंकि आगे भी बढ़ना है, मुझे इस सवाल का जवाब दे दें। नहीं, इस सवाल का जवाब दे दें कि ठीक है, ये सब तारीख का हिस्सा है, लेकिन ये साबित भी तो नहीं हुए हैं ना। आप कहते रहे, जिक्र करते रहे। अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, बात नहीं करेगा उसके पैसे कहां से आ गए और इसकी अखराजात कहाँ से आ गए, इतना बड़ा महल कहाँ से आ रहा है, कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है, कहाँ नौकरी है, किधर है, वो नहीं बताएगा, ज्योग्राफिया पढ़ाएगा ये। अच्छा, इसमें अब कादर मंदोखेल साहब, मेरे पास चूंकि थोड़ा वक्त है और मैंने इस सवाल का जवाब लेना है। आज हुकूमत ये कह रही है कि धांधली करने में तो आप लोग मास्टर हैं, हम तो उसका इलाज करने जा रहे हैं। क्या अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट ऑफ वोट मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है, तो क्या इसमें मज़ाक है? आप इसकी कारकर्दगी भी देखने के लिए तैयार नहीं है? देख तो लें। देखिए, पहली बात तो ये कि इन्होंने नेब का इस्तेमाल किया है, पुलिस को किया है, और अब FIA की धमकी फिरदौस शमीम नकवी साहब, इनका फवाद चौधरी और ये इनका एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, वो दे चुका है। ठीक है, अब इनको ये नहीं पता कि ये पीपल्स पार्टी की जाले है, ये कोई इनका चौहान नहीं है, वो क्या नाम है, नजीर चौहान, कि 2 थप्पड़ पड़े ने वो पूरा पार्टी बदल दिया, वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, इनको ये नहीं पता। दूसरी बात जो आप करें, ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के जरिए, जैसा 2018 में RTI सिस्टम उन्होंने ब्लॉक करा के, बंद करा के और धांधली किए, इस तरह एक बटन से ये पूरा पाकिस्तान में 2023 का इलेक्शन चुराना चाहते हैं। अब आप पूछे कैसे? आपको याद होगा जब इमरान नियाजी साहब इस मशीन का इफ्तिताह कर रहे थे तो 4-5 एक्सपर्ट वहां पे खड़े थे और उनको बता रहे ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये करो, वो करो। अब आप मुझे बताओ, ये बंदा लंदन का ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ है, जब इसका ये हाल है, खुद बटन नहीं दबा सकता है, लोग उनको बता रहे हैं, तो आम जो गरीब आदमी जो बल्दिया टाउन के, एहतियात टाउन के, जोब के, बलूचिस्तान के और खारान के, ग्वादर के, ये लोग कैसे समझेंगे? क्योंकि ये चाहते हैं कि एक बटन से पूरा दुनिया में ये सिस्टम फेल हो चुका है। आपके बरतानिया में खुद पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने इसको फेल करार दिया है, इसको मुदाखलत करार दिया है। कादर मंदोखेल साहब चाहते, हम नहीं होने देंगे। देखिए, अच्छा, अब इसमें निहाल हाशमी साहब, आपका क्या नुक्ता नजर है? क्योंकि फिर उसके बाद एंड में मैं फिरदौस साहब से बात करता हूँ। देखिए, एक तो मेरे भाई फिरदौस भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं जो मुझे बड़ी हंसी आई उसमें। उन्होंने करप्शन का जिक्र किया, तो मैं आपको बता दूं, ब्रॉडशीट नामी एक फॉर्म इन्होंने इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ साहब के लंदन के जो जायदाद है उसके हवाले से। तो उल्टा ब्रॉडशीट
जो है उससे नाकामी हुई और नवाज शरीफ साहब को पैसा भरना पड़ा और इनको ब्रॉडशीट को पैसा भरना पड़ा। तो इंग्लैंड की हुकूमत अगर करप्शन का पैसा होती तो सबसे पहले केस कर देती। मेरे भाई ने बहुत सारी महंगाई और हाउसिंग बड़ी बातें बताई। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहा। जनाब, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इसाक के दौर में, क्या इनके 6 लोगों के दौर में, जो इसाक डार के दौर में जीडीपी 5.8 पे था, आज यही है जो इसाक डार के टाइम में पेट्रोल की कीमत थी, जो इसाक डार के टाइम में डॉलर की कीमत थी, जो इसाक डार के टाइम में आटा, चीनी, दाल, सब्जी, घी, साबुन और अशिया खुर्दोनौश, आज वही कीमत है। तो आप आम आदमी को ट्रिकल डाउन इफेक्ट आप क्या दे रहे हैं? डार साहब के वक्त में एक गरीब आदमी इज्जत से अपने घर का गुजारा करता था, आज मुतवसत तबके का आदमी भी गुजारा नहीं कर सकता। अब जहाँ तक आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इसको कहते हैं कि चंद एटीएम मशीन के वजीर और मुशीर के घरों में अगर ज़्यादा पैसे आ जाए एटीएम कार्ड वालों के और करप्शन करके, उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। निहाल हाशमी साहब, मेरा सवाल वही रह गया है, चपरासी, चौकीदार, रेड़े वाला, ठेले वाले की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई? तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का ये पैमाना नहीं। अब आपने पूछा मशीन का, तो ये उम्मुल खबाइस है, ये जो है उम्मुल करप्शन है, ये उम्मुल फ्रॉड है, आरटीएस की खाला है ये। और ये इस पे क्यों इतने जिद कर रहे हैं? इसके माने दाल में कुछ काला है, ठीक है, वरना ये ईवीएम के लिए इतना ज्यादा जिद नहीं कर रहे हैं। हम तो इनसे बात ही नहीं करना चाहते। ठीक है, ईवीएम को एक्सेप्ट करना किसी और की बात होगी। अब फिरदौस साहब ये फरमाइएगा कि आप जो मैं निहाल साहब मैं आता हूँ, हल नहीं होते हैं जी, ईमानदारी से मसले होते हैं। ठीक है, वोट चोरी जो डब्बे से करता है वो ईवीएम से भी करेगा। जो लोग निहाल साहब मैं आता हूँ, निहाल साहब मैं आता हूँ, एक सेकंड, मेरे पास वक्त थोड़ा रह गया, ईवीएम में भी ले जाएंगे जी। अब बात है फिरदौस साहब अपना काम ऐसे तरीके से करें। फिरदौस साहब, आपको नहीं लगता कि आप लोग प्री मैच्योर्ड फैसला ये कर रहे हैं, इस पे सोचो विचार और होमवर्क नहीं हुआ है, मसाइल पैदा होंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को राइट ऑफ वोट देना बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन जो कबाहत नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि इस पे होमवर्क नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यही कबाहत नज़र आ रही है कि होमवर्क नहीं है। ये ना हो कि ये बजाय इसके कि आप अपनी तरफ से इंतखाबात जो हैं वो शफाफियत से कराने की बात कर रहे हैं और इधर सारा मामला जो है वो 2 घंटे बाद ही बैठ जाए। जी देखिए, पहले ही इतना नहीं पाए, हमारे साथ वाला मुल्क है जिसके हालात सबसे ज़्यादा मिलते हुए हमसे हैं, लिटरेसी के लिहाज से, सोशल डिस्पैरिटी से, एजुकेशन के लिहाज से। उसका नाम है हिंदुस्तान। और वहाँ 1984 से ये निज़ाम चल रहा है। 1984 से पहले जितने इलेक्शन वहाँ भी होते थे, तमाम जमातें एक दूसरी जमात के ऊपर इल्ज़ाम लगाती थी कि धांधली। झूठ बोल रहा हो तो बता दीजिए, और अगर सही कह रहा हो तो हाँ कह दीजिए। ये निज़ाम वहाँ चल रहा है। कई जगह रिजेक्ट हुआ है, उनकी अपनी वजूहात है। हम एक सिस्टम प्रपोज कर रहे हैं जिससे कम हो जाएगी। ये कोई ऑल्टरनेट सिस्टम लेके आए ना, 70 साल हुकूमत करते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 1947 की पार्टी है। ये इस मुल्क को एक ऐसा निज़ाम देने में नाकाम हो चुके हैं जिसके तहत साफ शफाफ इलेक्शन हो सके। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी 50 साल हो गए। 50 साल में ये इक़्तिदार में कई दफ़ा है, कोई निज़ाम नहीं दे सके। हमारा तो ये पहला दौर है। हम तो एक निज़ाम तो देने की कोशिश कर रहे हैं और 2 साल पहले दे रहे हैं इलेक्शन से। हम तो कह रहे हैं चैलेंज करो, इसके अंदर जो खराबियां वो दूर करेंगे बुनियादी तौर के ऊपर। ये बात मानो कि बायोमेट्रिक के जरिए। ठीक है। अब फिरदौस साहब, मेरे प्रोग्राम का जो कि वक्त ख़त्म हो चुका है, एक नुक्ता नज़र था वो आ गया। बहुत शुक्रिया, मेरे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। फिरदौस शमीम नकवी साहब, निहाल हाशमी साहब, कादर मंदुखेल साहब, नाज़रीन आपने हमारे पैनल के शुरका की गुफ्तगू सुनी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।